नमस्कार साथियों, क्लास 12th हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ईंट, मन के और अस्थियां, या जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आज इसे समझने वाले हैं। और समझना कैसे है, जिस प्रकार से हमारे पेपरों या जो हमारा एग्जाम के हिसाब से जो है वो हमें इन चैप्टरों को जो है वो देखना होगा, यानी कि जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतर हो या अच्छे हो। अगर मैं इस चैप्टर के नाम की बात करूं तो आप जानते हो इसका नाम है ईंट, मन के तथा अस्थियां। ईंट, मन के तथा अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता जो है, जब आप क्लास 11th में थे तो आप मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को जो है वो समझकर आते हैं। देखिए, वहीं पर एक क्षेत्र हुआ करता था जिसको सुमेरिया कहा जाता था। सुमेर का जो क्षेत्र होता था, तो इस सभ्यता को जो है सुमेरियन सभ्यता की बेटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समकालीन रही। अब बात आती है कि अगर मैं वर्तमान समय के हिसाब से अगर इसकी बात करूं कि हमें इस सभ्यता के जो अवशेष हैं, या मैं कहूं कि सर्वप्रथम जो है इस सभ्यता की खोज जो है वो किसके द्वारा करी गई थी, तो सबसे पहले हम खोज के ऊपर ही बात करेंगे। देखिए, कहानियां जो हैं, हमें ज्यादा कहानियों के अंदर जो है वो नहीं जाना, क्योंकि अभी आपके एग्जाम जो हैं वो काफी नजदीक हैं, और उसके हिसाब से हमें कुछ सिर्फ महत्वपूर्ण बातों पर ही जो है वो ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं इसकी खोज की, तो लगभग 1920 का जो डिकेड रहा आपका, 1920 के दशक में जो है इसकी खोज के बारे में, या मैं कहूं कुछ साक्ष्य जो है वो हमारे सामने आने लगे। जैसे कई जगह आप बताया जाता है कि जब रेल की पटरियां जो हैं वो बिछाई जाने लग रही थी पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों के अंदर, तो वहां पर जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, उनको जो है कुछ ऐसे अवशेष मिलने लगे जिनको मतलब उनको ऐसा लगा कि भाई इसके नीचे कोई क्षेत्र जो है वो कभी रहा होगा, जो कभी पुराने समय में जहां पर जो है एक तरीके से जनजीवन कभी फला फूला होगा। तो उस जानकारी को कुछ व्यक्तियों तक जो है वो पहुंचाया जाता है, जिनके आपने नाम सुने होंगे। अगर मैं पहले व्यक्ति के नाम की बात करूं तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का जो है वो काफी प्रसिद्ध नाम है, और 1921 का सबसे महत्वपूर्ण इनका योगदान मैं अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। 1921 के अंदर, 1921 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा ही सर्वप्रथम क्या करा जाता है, एक स्थल की खोज करी जाती है, जो कि कहां पर था, हड़प्पा नामक क्षेत्र में था। हड़प्पा जो है वहां के एक तरीके से मैं अगर क्षेत्र का नाम है या गांव का नाम है, और ये क्षेत्र वर्तमान समय में कहां एग्जिस्ट करता है, आपका पाकिस्तान में। यहां एक बात समझने की है, जब सर्वप्रथम इस स्थल पर खुदाई करी गई, हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई करी गई, तो एक पता चला कि यहां कोई सभ्यता रही होगी, जो प्राचीन समय में एक सिविलाइजेशन रही होगी, जहां कभी व्यक्ति या समाज जो है वो होता होगा, लेकिन किन्हीं कारणों के वजह से वो सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। तो सबसे पहले इस व्यक्ति के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो हड़प्पा नामक स्थल पर खोज करी जाती है एक नई सभ्यता की। इसीलिए इस सभ्यता को शुरुआती दौर में एक नाम दिया गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता। तो कई बार ऐसे साधारण से प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं कि भाई हड़प्पा, या मैं कहूं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सर्वप्रथम खोजा गया इसका स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था। यहां से स्थल से प्राप्त क्या होता है, हमें मोहरें प्राप्त होती हैं। देखिए, अगर हम सबसे महत्वपूर्ण चीजों की बात करें कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी सबसे महत्वपूर्ण चीजें क्या रही जिनसे यहाँ की जानकारी हमें प्राप्त होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण थी मोहरें और मृद भांड। देखिए, यहाँ पर आप शब्द से समझ पाएंगे, मृद का मतलब क्या होता है, मट्टी, और मृद भांड आपने ये थोड़ा सा जो हरियाणवी भाषा का थोड़ा सा प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में जैसे कहा जाता है भांडे जो शब्द है इसका मतलब होता है बर्तन, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ किस चीज की बात होने लग रही है, मृद भांड, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की बात हो रही है। तो यहाँ सबसे पहले ये बात हुई कि इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें रहेंगी वो कौन सी हैं, यहाँ की एक तो मोहरें हैं और दूसरी यहाँ के क्या है, मृद भांड है। ठीक, अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तक क्या हुआ है, दयाराम साहनी के द्वारा मैं कहूं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोज दिया गया, जिसका नाम क्या था, हड़प्पा था, जिसके कारण इस सभ्यता का भी नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। लेकिन उसके कुछ समय पश्चात ही 1922 के अंदर, 1922 में एक इनके सहयोगी थे जिनका नाम था राखल दास बनर्जी, जिनको आर.डी. बनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा एक अलग क्षेत्र में खुदाई करी जाती है, जिस क्षेत्र का नाम था मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में भी इसी प्रकार के समान जो मोहरें हैं वो भी यहां से जो हैं वो प्राप्त होती हैं। अब यहां समझने वाली बात है कि यानी कि इस सभ्यता का विस्तार कहीं ना कहीं बहुत एक बड़े क्षेत्र में रहा है।
लेकिन जब इन दो सब देखो, सबसे जो शुरुआती खोज हुई है वो कहां पर हुई है, आपकी हड़प्पा के अंदर हुई है, और दूसरी जो खोज है वो कहां है, मोहनजोदड़ो के अंदर है। 1921 में हड़प्पा में है, 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो में है। यानी कि जो सबसे प्रमुख स्थल थे वो यही दो हैं इस सभ्यता के। इसीलिए इन दोनों स्थलों को एक नए नाम से भी जाना जाता है, एक अलग नाम इन दोनों स्थलों को दिया जाता है, और इनको कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानियां। जुड़वां यानी कि ट्विन कैपिटल कहते हैं। ट्विन कैपिटल का मतलब क्या है, दो कैपिटल हैं, एक तो हड़प्पा को माना जाता है और दूसरा मोहनजोदड़ो को माना जाता है। देखिए, जब आप इस अध्याय का अध्ययन करते हो तो इसके अंदर कुछ ही प्रश्न हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और बिल्कुल हम उसी के हिसाब से इस चैप्टर को जो है वो समझने वाले हैं, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें समय जो है वो एक तरीके से काफी ज्यादा लग जाता है अगर आप इसको एक बेहतर ढंग से समझेंगे तो। लेकिन हम उतनी चीजें आप तक जो है वो नहीं समझा सकते ऑनलाइन माध्यम में। तो अभी जो कुछ हमारे द्वारा जो प्रयास करे जा रहे हैं, संस्थान के द्वारा जो प्रयास करे जा रहे हैं, उन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दो चीजें होती हैं, यानी कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं वर्तमान समय में इस क्या कहते हैं, एक तरीके से जो इस नई सिविलाइजेशन की जो खोज करी जाती है वो इन दो व्यक्तियों के द्वारा करी जाती है। दयाराम साहनी हड़प्पा स्थल की खोज करते हैं और आर.डी. बनर्जी जो हैं वो मोहनजोदड़ो की खोज करते हैं। लेकिन कई बार ये प्रश्न थोड़ा सा बदल जाता है। यहां आप एक बात समझेंगे कि एक प्रश्न आया एक बार कि भाई किस डायरेक्टर जनरल के द्वारा जो है वो एक नई सभ्यता की जो है वो खोज की एक तरीके से अनाउंसमेंट करी गई या घोषणा करी गई। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये खोज 1921 के अंदर तो इस सभ्यता के अवशेष हमें मिल चुके थे, लेकिन फिर भी इस सभ्यता की घोषणा में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। यानी कि 1924 के अंदर 1924 में सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल जो थे आपके डायरेक्टर जनरल थे आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है इसके उस समय ये डायरेक्टर जनरल थे, और इनके द्वारा क्या कहा जाता है कि भाई अब हमें वैश्विक स्तर पर एक नई सभ्यता जो है वो देखने को मिलेगी। यानी कि हमने जो है वो एक नई सभ्यता की खोज कर ली है, जिसका जो क्षेत्रीय अगर मैं मतलब बताऊं कि किस क्षेत्र के अंदर इसका प्रसार रहा है या किन क्षेत्रों में ये विकसित हुई, तो इसमें सबसे ज्यादा भाग जो है वो आप ध्यान रखें भारत में है, भारत के बाद पाकिस्तान के अंदर है, और एक तीसरा राष्ट्र और इसके अंदर आएगा आपका कौन सा, अफगानिस्तान। यानी कि इन 3 देशों के अंदर जो है इस सभ्यता का विकास हुआ है। ये सभ्यता इन 3 क्षेत्रों के अंदर सबसे ज्यादा क्या रही, एक तरीके से फैली हुई रही या वितरित रही। अब यहां ये शुरुआती समय है जब हमें ये पता चला कि भाई एक नई सभ्यता जो है यहां पर उसकी खोज हो चुकी है। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं। देखिए, अगर समय की बात करें तो ये देखो, एक सभ्यता को अगर मैं एक स्पष्ट रूप में समझाऊं आपको, एक साधारण सी अगर मैं आपको समझने के योग्य अगर एक बात आपको कही जाए, जैसे जो आपका आज वर्तमान समय में जिस क्षेत्र में आप निवास करते हो, यानी कि जहां आप रहते हो, अगर आने वाले समय में किन्हीं कारणों जैसे कई सौ साल बाद अगर वो क्षेत्र समाप्त हो जाता है, मान लीजिए उसमें कुछ ऐसे कारण रहे कि बाढ़ आ जाए या कोई ऐसी कुछ व्यवस्था हो, प्राकृतिक कुछ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो जाए जिसके कारण वो क्षेत्र नष्ट हो जाए, तो वहां पर कुछ अवशेष जो हैं वो जरूर बचेंगे जो जनजीवन को बताएंगे कि भाई यहां पर कभी एक तरीके से प्राचीन समय में यहां पर कभी जीवन जो है वो रहा करता था। ऐसे ही ये क्षेत्र थे आपके जहां पर हमें ये अवगत होता है कि कभी ना कभी यहां पर जीवन रहा होगा, पर बात आती है कि ये किस समय की बात करने लग रहा है। तो देखिए, आप अब मैं थोड़ा सा एक कैलेंडर पे या मैं कहूं जो आपकी जो समय है, आप टाइमलाइन जो है उसको थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इतिहास के अंदर समय का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एक तरीके से भूमिका रहती है। अगर आप समय के अनुरूप चलते हैं या तारीखें आपको ध्यान रहती हैं तो इसका मतलब आपको एक बेहतर विद्यार्थी माना जाएगा इतिहास का, एक ये पैमाना मान लिया जाता है। तो अब यहां एक बार आप इस चीज को समझिएगा। देखिए, जिस कैलेंडर का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम और आप जिस कैलेंडर का प्रयोग करते हैं कि भाई आज जो है इतनी तारीख है या जो भी है, ये जो कैलेंडर है इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है वो पॉप के द्वारा करी गई थी। एक पॉप हुआ करते थे आपके, हम उन क्षेत्रों में नहीं जाएंगे, पर यहां हम समझें इसको अंग्रेजी कैलेंडर भी जो है वो कह दिया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर जो है कहीं ना कहीं अब आज मैं अगर बात करूं तो 2024 का जो है वो समय चल रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत हुए लगभग 2024 वर्ष बीत चुके हैं। और इसका आधार क्या है, इसकी शुरुआत का आधार है ईसा मसीह का जन्म, यानी कि जो एक तरीके से जो ईसाई धर्म है उसके अंदर जो भगवान माने जाते हैं ईसा मसीह, उनका जो जन्म है उसका आधार लिया गया। अगर मैं एक अलग धारणा के हिसाब से ये बात कहूं कि आज भाई ईसा मसीह को जन्म लिए लगभग 2024 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन क्या इससे पहले कभी जीवन हुआ ही नहीं होगा? तो जीवन तो इससे पहले भी था। तो उसके समय को हम क्या काउंट करते हैं, हम उसको ईसा पूर्व में
जो है वो गिनते हैं। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो तारीखें थी उनको इसमें गिना जाता है। और आप कई मैथ से थोड़ा सा अवगत होंगे तो आप जानते हैं कि जो इंटीजर्स हैं यानी कि नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं ये आप उसके हिसाब से इन तारीखों को मान सकते हैं। जो समय ये वर्तमान में चल रहा है इसको ईसवी कहा जाता है। अगर इसको और अगर दूसरे नाम में अगर मैं देखूं तो इसको कॉमन एरा भी कहते हैं, यानी कि सीई भी कहा जाता है इसको। और ईसा पूर्व को बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये काल गणना जो है वो इतिहास में महत्वपूर्ण है समझनी। अब यहां से ही हम जो है वो अंदाजा लगाने वाले हैं कि जो ये सभ्यता है ये कितनी प्राचीन रही है। अगर इस सभ्यता के समय की बात करूं तो लगभग 2600 ईसा पूर्व से जो है ये माना जाता है कि ये सभ्यता अपने पूर्ण विकास पर थी और इसका अंत लगभग 1900 ईसा पूर्व तक आते आते हो गया। देखिए आपसे ये उम्मीद करी जा रही है कि आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हो तो आपके दिमाग में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि भाई ये 2600 से 1900 कैसे जा रहा है, यानी कि तो माइनस में जाने लग रहे हैं। क्योंकि हम जो जिस समय की ये बात करने लग रहे हैं वो कॉमन एरा से पहले की बात है, तो इसके अंदर जो है वो समय घटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो कई बार ये प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो समय है वो कितना रहा है। तो ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, यानी कि इस समय ये सभ्यता कभी हुआ करती थी, लगभग आज से मैं कहूं 4,500 से 5,000 साल पहले की ये जो बातें हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे समझ। देखिए इस सभ्यता की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उन्हीं के ऊपर जो है आपके प्रश्न बनते हैं। मैं कहूं 2 ऐसी विशेषताएं रही इस सभ्यता की जिसके कारण हम और आप इस सभ्यता का अध्ययन करने लग रहे हैं। आप अगर किसी भी व्यक्ति को पढ़ोगे या किसी चीज के बारे में जानकारी अगर आप लेने लग रहे हो तो उसका कोई आधार होता है। अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति है तो उसकी जो प्रसिद्धि होगी यानी कि जो उसकी अचीवमेंट है उसके कारण ही हम उसको पढ़ते हैं। तो ये जो सभ्यता रही इस सभ्यता का अध्ययन क्यों करा जा रहा है, तो इसकी जो सबसे प्रसिद्ध अचीवमेंट है वो 2 ही रही थी। एक था नगर नियोजन और दूसरा था जल निकास प्रणाली। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी वो नगर नियोजन और दूसरी जल निकास प्रणाली थी। यहां की नगर नियोजन का यहाँ पर मैं आपको एक अर्थ बता दूं, अगर साधारण से अगर आप अर्थ में जाएंगे कि यहाँ के जो घरों का निर्माण होता था वो किस प्रकार से करा जाता था, है ना। आपकी 2 मंजिल के घर हुआ करते थे या 3 के होते थे या सिर्फ एक ही फ्लोर रखा जाता था। तो आप जैसा कि जानते हो यहाँ 2 से 3 मंजिल के घरों की हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। पक्की ईंटों से इन घरों का निर्माण होता था। ये यहाँ की नगर नियोजन थी। एक विशेष व्यवस्था के हिसाब से यानी ग्रिड पद्धति के आधार पर जो है इनकी संरचना या मैं कहूँ इनकी रचना करी जाती थी, इनका निर्माण करा जाता था। वहीं जल निकास की बात करें, जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अर्थ क्या है, जो सीवेज सिस्टम होता है। और आप भली भांति आप दिल्ली के अंदर जो रहते हैं वो भली भांति परिचित होंगे इस बात से कि सीवेज सिस्टम की बेहतरी जरूरी होती है। अभी थोड़ी देर दिनों पहले ही आप जानते हो दिल्ली पूरी एक तरीके से जलमग्न रही। कारण कहीं ना कहीं इसका क्या था, हमारे सीवेज सिस्टम का बेहतर ना होना। और ये वो सभ्यता जो आज से लगभग 5,000 साल पहले रही, इसका सीवेज सिस्टम इतना बेहतर था कि आज हमें इसका अध्ययन करना पड़ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं अतीत में ऐसी चीजें हैं जिनका हम अगर वर्तमान समय में अगर उपयोग करते हैं तो वो हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि भाई हम इतिहास पढ़ते ही क्यों हैं, तो इतिहास पढ़ा ही इसलिए जाता है कि हम अतीत से कुछ सीख लें। जो हमारा अतीत रहा है, जो हमारा पास्ट रहा है, हम उससे कुछ सीख कर नहीं जो है ऊंचाइयों को छुएं। तो ये वही चीजें हैं। और सीधे आपके प्रश्न जो हैं वो इनके ऊपर जो हैं वो आपके प्रश्न डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो सीधे इन पर पूछे गए हैं कि भाई नगर नियोजन की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी यहाँ पर, यहाँ जल निकास प्रणाली की क्या कुछ व्यवस्थाएं थी। तो आज हमें उन्हीं सबको पढ़ना है। तो जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता की अगर मैं विशेषताओं की बात कर रहा हूं तो मैंने वहां बताया आपको कि 2 प्रमुख विशेषताएं रहीं और ये दोनों विशेषताएं हम एक नगर का अध्ययन करने के बाद जान पाए और वो नगर था मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, इसका कई बार शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्यों, जब यहाँ पर खुदाई करी गई तो यहाँ पर एक स्थान पर जो है वो बहुत सारे शव जो हैं वो प्राप्त हुए थे, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मृतकों का टीला रखा गया। और इसको जो है वो एक योजनाबद्ध नगर कहा जाता है। योजनाबद्ध नगर का क्या मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं जो सेक्टर वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे द्वारका सेक्टर है या नोएडा सेक्टर होते हैं, तो उनको बिल्कुल एक विशेष प्रकार से नियोजित करा जाता है, प्लान करा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता के अंदर अधिकांश नगरों को जो है वो इसी प्रकार से प्लान करा गया था, यानी कि उनका नियोजन हुआ था। और नियोजन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 2 चीजों पर था। एक तो क्या था आपका नगर नियोजन पर, यानी कि जो घर वगैरह बनेंगे उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, वहां पर जो सड़क वगैरह बननी है उनकी क्या स्थिति रहेगी, किस हिसाब से उनको जो है वो बनाया जाएगा। और दूसरा आधार था आपका जल निकास प्रणाली का,
यहाँ ये जल निकास प्रणाली की बात करेंगे हम यहाँ पर सिर्फ, जो यानी कि वहां का जो सीवेज सिस्टम था या जो ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था, तो उसको समझना है। देखिए इनके ऊपर सीधे कई 4 नंबर में भी प्रश्न जो हैं वो आपके आ जाते हैं, दोनों को मिलाकर कई बार 8 नंबर के प्रश्न भी जो हैं वो क्लास 12 के अंदर इन पर फ्रेम होते हैं। तो अब इनको कृपया ध्यान से जो है वो आप चीजों को समझना, क्योंकि अगर आप चीज समझ पाते हो तो आप बेहतरीन ढंग से उसको लिख पाओगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है वो हमारा पहला एस्पेक्ट होता है, आप जानते हैं। तो अब नगर नियोजन को समझते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर यहाँ सड़कों के ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले तो देखिए आप जानते भी होंगे और आपने सुनी भी होगी कि जो हड़प्पा सभ्यता रही, यहाँ पर जो सड़क निर्माण था वो किस प्रकार से था, 90 डिग्री के कोण पर जो है वो बनाई जाती थी। यानी कि आपस में जो है वो एक तरीके से 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, यानी कि समकोण पर जो है वो एक दूसरे को काटती थी। तो समकोण का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता था। हम इसी को क्या कह देते हैं, दूसरा नाम दे देते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति क्या होती है, यानी कि आप ये बात ध्यान रखें कि यहाँ पर जो घरों और सड़कों का निर्माण होता था वो ग्रिड पद्धति पर होता था। आपने मैथ्स के अंदर वो ग्राफ देखे होंगे, यानी कि उस ग्राफ के आधार पर ही जो है वो इन यहाँ के नगरों का और यहाँ की सड़कों का जो है वो निर्माण होता था। अब यहाँ देखिए जो मुख्य सड़क होती थी, इस मुख्य सड़क के यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये सड़क है आपकी और यहाँ पर कोई घर है, तो ये जो आपका घर होगा, इस घर का जो मेन एंट्रेंस गेट होगा, यानी कि मैं कहूं जो मुख्य द्वार होता है, एंट्री गेट जो होता है इसका, वो कभी भी मुख्य सड़क की ओर जो है वो नहीं होता था। अब अगर इस चीज को समझा जाए तो इसका कारण क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा को ज्यादा महत्व देते थे, ये इसका कारण रहा होगा। क्योंकि देखिए इतिहास के अंदर क्या होता है, अंदाजा ही लगाया जाता है। हम ना तो आप में से कोई वहां पर, ना हमारे में से कोई यहाँ जो इतिहासकार रहे, ना उनमें से कोई वहां पर था। उन्होंने जो हमें साक्ष्य मिले, जो अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, हम उसके आधार पर ये निर्धारित करते हैं कि यहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो रही होंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये पहली बात रही कि भाई जो सबसे क्या कहते हैं, जो आपका मेन जो एंट्रेंस गेट होता था वो कभी भी कहा नहीं था मुख्य सड़क की ओर नहीं होता था। यानी कि जो आपकी मुख्य सड़क है, इसकी साइड में कोई जो छोटी सड़कें होती हैं, अगर वो जाती है तो यहाँ पर आपका क्या होता था, आपका मेन एंट्रेंस होता था। और मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक सामने अगर मैं बात करूं, जैसे ये आपका मेन जो है वो आपका एंट्री गेट है ये वाला, तो इसके जस्ट सामने क्या होती थी, एक दीवार होती थी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई यात्री अगर बाहर से जाने लग रहा है तो वो जो है वो घर के बीच केंद्र में जो है, यानी मैं कहूं आंगन के अंदर, जो इसके पीछे का जो आंगन होता था, इस आंगन को जो है वो उसके द्वारा नहीं देखा जा सकता। ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं कहूं प्राइवेसी को महत्व देते हुए इस तरीके से इनकी रचना करी गई। यानी कि निजता का महत्वपूर्ण ध्यान रखते थे। देखिए प्राइवेसी को हिंदी में निजता कहते हैं, तो निजता का ध्यान रखा जाता था। एक प्राइवेसी के बारे में एक चीज और पता चलती है इन स्थलों के बारे में, कि जो पहला इनका यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता था आपकी, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 से 3 मंजिल के घर जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो बात आती है कि जो आप इनका जो ग्राउंड फ्लोर होता था, उस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कोई भी खिड़की जो है वो नहीं होती थी, कोई विंडो जो है वो वहां नहीं लगाई जाती थी। कारण इसका भी सीधा सा क्या है, प्राइवेसी से लेना देना, यानी कि निजता। यानी कि ये बहुत ज्यादा एक तरीके से प्राइवेसी को महत्व देते थे। यहां कुछ बातें आती, जो मुख्य द्वार होता था इसी के साइड में आपका एक कक्ष होता था, जहां जिसको हम एक कह सकते हैं कि विश्राम स्थल के रूप में हम इसको देख सकते हैं। आजकल की अगर मैं जनसामान्य की भाषा का प्रयोग करूं तो जिसको हम बैठक कह देते हैं, कि भाई जहां पर आके जो है वो व्यक्ति आराम करते हैं, कोई राहगीर आता है। और इसी के अंदर क्या होता था, कुआं बना होता था। देखिए अगर कोई राहगीर आता है तो उसको पानी वगैरह पीना है तो उन कुओं के माध्यम से वो पी सकता है। अब यहाँ ही एक महत्वपूर्ण आपको बात ध्यान रखनी है, हालांकि ये जल निकास का भाग है, तो यहाँ पर जो है इस सभ्यता के अंदर यानी कि मोहनजोदड़ो के अंदर लगभग 700 से अधिक जो है वो कुओं की संख्या जो है वो प्राप्त होती है यहाँ पर। तो ये भी कई बार जो है वो एमसीक्यू में ये आपसे प्रश्न जो है वो सीधा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ ये नगर नियोजन है। और यहाँ पर जो घरों का निर्माण होता था वो पक्की ईंटों के द्वारा करा जाता था, और जो ईंटों का जो आकार है ये देखिए बिल्कुल निर्धारित हुआ करता था, जो पक्की ईंटें होती थी। और ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि पूरी सभ्यता के अंदर जो ईंटें दी गई या जो ईंटें एक तरीके से प्रयोग में ली जाती थी वो कहीं ना कहीं एक ही स्थान पर बनती थी, क्योंकि उनका आकार रूप रंग जो है वो एक जैसा हुआ करता था, समान होता था। तो आपको नगर नियोजन के बारे में ये बात एक तो है आपको जो ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें साथ में ही जल निकास प्रणाली की, तो जल निकास प्रणाली अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, हालांकि आप अपने आप से इसको रिलेट कर पाओगे। जो यहाँ पर नालों का निर्माण होता था, देखिए वो नाले कैसे बनाए जाते थे, सड़कों के किनारे जो है उन नालों का निर्माण करा जाता था। यानी कि जो सड़क है आपकी उसके साथ साथ में क्या होता था, नाला होता था, जैसे आज भी आपको देखने को मिलता है।
और ये सारे छोटे नाले जो हैं वो शहर के बीच में एक मुख्य नाले से मिलते थे। जो ये आपका मैं कहूं एक जो मुख्य नाला होता है उसके अंदर ये छोटे छोटे नाले जाकर गिरते थे, और ये बड़ा नाला जो है वो केंद्र यानी कि जो आपका शहर होता था उससे बाहर के क्षेत्र में जाकर जो खाली स्थान होता है, नगर से दूर का जो स्थान होता था, ये वहां पर जाकर जो है वो गिरता था। ये नालों की विशेषता। यानी कि अगर मैं सीधी सी अगर बात करूं कि नाले भी कहीं ना कहीं कैसे थे, 90 डिग्री पर ही फ्रेम होने लग रहे हैं। अगर सड़कें उस हिसाब से हैं तो नालों का भी निर्माण ऐसा ही है यहाँ पर। अब यहां ये बात समझने की है कि नालों की और खासियत क्या थी यहाँ पर। ये पूरी तरीके से क्या होते थे, ढकी हुई होती थी जो यहाँ की नालियां होती थी। पक्की ईंटों के द्वारा इनका निर्माण होता था नालियों का। और एक वहां पर एक इतिहासकार गए और उनके द्वारा एक बात कही गई कि भाई इनकी नालों की व्यवस्था ऐसी थी कि अगर हम क्या कहते हैं, अगर शहर के बीच में अगर खड़े होकर अगर कुछ पानी का हिस्सा जो है वो वहां डालते हैं तो उतने ही मात्रा में हमें वो पानी वो शहर के बाहर हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आप इस आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वो कितनी बेहतरीन थी या बढ़िया थी। आज की स्थिति तो आप जानते ही, अगर आप नाली हमारे वर्तमान समय की अगर नाली या नालों का दर्शन करो तो बहुत बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर। तो ये कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता की बहुत ज्यादा विशेष बातें रही। और इसी में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 700 से ज्यादा क्या मिले हैं, कुएं मिले हैं। और ये भी बात ध्यान रखें जो यहाँ स्नान घर हुआ करता था, जो स्नान घर का अगर मैं सीधी सी बात कहूँ जो जिसको हम बाथरूम कह देते हैं, तो वहां वो जो हुआ करता था वो क्या कहते हैं, बिल्कुल ही आपका किससे, नाले से उसकी एक दीवार जो है वो मिलती थी, ताकि जो वहां पर पानी का जो मैं कहूँ जो पानी वहां पर जो प्रयोग में लाया जाएगा वो उस घर से जो है वो बाहर ले जाया जा सके नालों के द्वारा। तो ये जो सबसे इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं ये आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो कई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कई और विशेषताएं जो हैं वो भी हैं, पर हम अभी थोड़ा सा पॉइंटेड चलेंगे ताकि हम एक हिसाब इन चीजों को कर पाए। देखिए अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कई बार आता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन होता है। सामाजिक विभिन्नता, देखिए नाम को ही आपको समझना है सबसे पहले तो। सामाजिक मतलब यानी कि समाज, सोसाइटी की बात कर रहा है। विभिन्नताओं का मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब यानी कि कुछ हिस्सा यहां पर अमीर भी था, कुछ गरीब भी था। पर अब हम ये कैसे अंदाजा लगा सकते हैं, तो इसका भी आधार जो है, हम वही वाली बात है, साक्ष्यों से ही हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये अंदाजा लगाया गया कि हड़प्पा कालीन समाज के अंदर अमीर और गरीब तबका जो है वो रहा करता था। और इसमें जो प्रमुख रूप से दो चीजें हैं आपकी वो ध्यान रखनी है आपको, जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता को बताती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है इसके अंदर शवाधान, जो आपके ग्रेवयार्ड होते थे। शवाधान यानी कि जहां पर लोगों को दफनाया जाता था। और दूसरा है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं जिस यहां शवाधान को सबसे पहले समझेंगे। देखिए यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आपकी, इस सभ्यता के अंदर दोनों ही एक तरीके से प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी अंत्येष्टि की, यानी कि एक तरीके से दफनाया भी जाता था लोगों को और जलाया भी जाता था, दोनों व्यवस्थाएं थी। तो शवाधान जो है यहाँ पर जो कब्रें मिली, अगर शवाधान की मैं बात करूं, सीधी सी बात किसकी हो रही है, यहाँ कब्र की बात होने लग रही है। देखो धर्म विशेष से इनका कोई संबंध नहीं होता, अपने अपने तरीके हैं ये अंत्येष्टि के। जो कब्र हैं इनके माध्यम से हमें गरीब और अमीर का जो है वो अंतर देखने को मिलता है। अब बात आती है कब्रों के माध्यम से कैसे अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या किसी के स्केलेटन को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने जीवन में कभी अमीर रहा होगा अन्यथा नहीं रहा होगा? तो ऐसा नहीं है। यहां आप महत्वपूर्ण समझने की जो बात है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म का अर्थ क्या होता है, यानी कि अगर हमारा ये जीवन समाप्त होता है तो हम आगे भी जो है वो जीवन लेकर इस धराधाम पर या इस धरती पर जो है वो आएंगे। तो इस आधार पर ये क्या करते थे, जिस व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसके साथ में कुछ चीजों को जो है दफनाया जाता था। अब यहां इसी बात से आप अंदाजा लगा लोगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है। अब उदाहरण जरा आप समझिएगा, जो अमीर तबका होता था या मैं कहूं जो अमीर वर्ग होता था, जब उनकी मृत्यु होती थी और उनको दफनाया जाता था तो उनकी कब्र जो है वो बड़ी एक तरीके से पक्की ईंटों के द्वारा उनकी कब्रों का निर्माण होता था। उनके साथ में जो है एक तरीके से आभूषण जो है वो दफनाए जाते थे। साथ में जो फ्योंस के पात्र, जैसे इसमें उल्लेख मिलेगा आगे, फ्योंस के पात्र आएंगे, उनको दफनाया जाता था। कुछ जानवरों को उनके साथ दफनाया जाता था, क्योंकि उनकी ये धारणा थी कि अगला जो इसका जीवन होगा ये सारी वस्तुएं जो हैं इसको वो उस समय मिल जाएंगी या वो प्राप्त कर लेगा। तो एक तो ये आधार हुआ। वहीं मैं अगर गरीब की बात करूं तो कुछ जैसे तांबे के दर्पण का उल्लेख मिलता है, या आभूषण की भी अगर मैं बात करूं तो सीपी से बने हुए जो आभूषण होते थे आपके, उन सबको जो है गरीबों के साथ दफनाया जाता था। और उन क्या कहते हैं, कच्ची ईंटों से उनकी जो है वो कब्रों का निर्माण होता था।
तो कहीं ना कहीं इस आधार पर, यानी कि एक समाधान पर भी हम इस आधार पर भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समाज के अंदर या उस दौर के अंदर अमीर और गरीब जो वर्ग है वो रहा होगा। अब यहीं हम आगे चलते हैं विलासिता की वस्तुओं पर। विलासिता यानी कि भोग विलास की आपने बात सुनी होगी। विलासिता का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, पर हम स्टेटस के लिए कि भाई हम एक तरीके से अमीर हैं तो हम इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दे दूंगा, उदाहरण के तौर पर आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे गर्मियों का जब दिन आता है, या अगर मैं अभी की सर्दियों की बात करूं, तो आप धूप में बैठकर या जो भी है जैसे व्यवस्था देख सकते हो करके, लेकिन जो रूम हीटर जैसे प्रयोग कर लिया जाता है, तो रूम हीटर क्या है, जो गरीब तबका होगा शायद वो तो इसका प्रयोग नहीं करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अमीर तबका है या मैं जो मिडिल क्लास फैमिली में कहूं, तो वो क्या करते हैं, वो रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, या और जो चीजें हैं ऐसी है ना, गर्मियों में एसी का प्रयोग करते हैं, तो वो अमीर वर्ग करता है। ये वस्तुएं जो भोग विलास से संबंध रखती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, विलासिता की वस्तुएं कहा जाता है। और उस समय दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें भी, विलासिता की वस्तुओं में। एक तो होते थे आपके फ्योन्स के पात्र। ये जो फ्योन्स के पात्र हुआ करते थे, इनका प्रयोग इत्र रखने के लिए करा जाता था। इत्र का मतलब यहाँ क्या है, सेंट से या परफ्यूम से जो है वो इसका अर्थ है फ्योन्स के पात्र। इनको एक जो लिपलिपी सी मिट्टी होती थी, चिकनी मिट्टी, उसके द्वारा इसका निर्माण होता था फ्योन्स के पात्रों का। तो ये कहा गया कि भाई इनका प्रयोग तो सिर्फ अमीर तबका ही जो है वो कर सकता है। यहीं अगर मैं बात करूं तो जो सोने और चांदी के आभूषण हुआ करते थे, उनका भी प्रयोग जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी सीधी सी बात है, अमीर तबके के द्वारा करा जाता होगा। तो हम एक प्रश्न और हम यहां समझ पाए कि भाई कैसे हड़प्पा सभ्यता का जो समय रहा या समाज रहा, वहां पर इस एक तरीके का जो अंतर है वर्ग के अंदर, यानी कि अमीर और गरीब के अंदर जो अंतर हम कर पाते हैं, वो किस आधार पर कर पाते हैं। ये दोनों आधार आपको जो हैं वो महत्वपूर्ण ढंग से याद रखने। देखिए, हम इन जुड़वा राजधानियों की बात हम कर चुके हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है वो क्या कहा जाता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अब यहां पर कुछ चीजों को और एक बार देख लेते हैं, इसके नामों से ही संबंधित है। देखिए, इस सभ्यता का एक नाम जो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया, कारण इसका क्या था, क्योंकि सबसे पहला जो नगर इस पर खोजा गया वो हड़प्पा था आपका, तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दूसरी बात आती है सिंधु नदी घाटी सभ्यता की, यानी कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, देखिए नाम से ही आप अंदाजा लगाएं कि जो सिंधु नदी है, इसके किनारे इसके अधिकांश नगरों का जो है वो विकास हुआ था, इसीलिए इसको सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको जाना जाने लगा। इसका तीसरा नाम और है जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज के आप जानते हो मेडल होते हैं। इस सभ्यता की एक विशेषता ये रही कि इसने कांसे का निर्माण करा था। टिन और तांबा मिलाकर इसने एक नई धातु मैं कहूं या मिश्र धातु का निर्माण करा, जिसको हम क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं। तो इसीलिए इस सभ्यता का एक और नाम क्या पड़ गया, कांस्य युगीन सभ्यता पड़ा। अच्छा, एक नाम इसका और है जिसको क्या कहते हैं आपका, सरस्वती नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। देखिए, अब ये जो नदी है आपकी सरस्वती नदी जो है, हमारे वेद पुराणों में इनका उल्लेख मिलता है, पर वर्तमान समय में इसके साक्ष्य हमें नहीं प्राप्त है। लेकिन अगर ये एक बात देखी जाएगी, भाई सिंधु नदी घाटी के किनारे ज्यादा नगर हैं या सरस्वती नदी के किनारे ज्यादा नगर थे, तो सबसे ज्यादा नगर जो हैं वो सरस्वती नदी के किनारे थे। लेकिन वर्तमान समय में ये नदी है नहीं, यही कारण है कि हम इस नाम को प्रयोग में नहीं लेते हैं। यानी कि एक इसका नाम ये भी हो सकता था सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। तो यहां तक ये इसके नामों की बात हुई है। अब देखिए, एक जब आप पूरी सभ्यता की बात करते हैं तो वहां आपको उनके हर एक कार्य की, उनकी स्थिति की जो है वो समझ रखनी पड़ेगी, यानी कि क्या कुछ वो कार्य जो है वो करते थे। देखिए, इनका प्रमुख कार्य व्यापार का होता था। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते थे, कृषि भी करते थे, लेकिन व्यापार जो है इनकी प्रमुख क्या होती थी, आपकी एक गतिविधि होती थी। और यहाँ पर जो है शिल्प उत्पादन के केंद्र भी जो है वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे या फेमस थे। जैसे अगर मैं चनहुदड़ो की बात करूं, है ना, तो चनहुदड़ो जो है वो किस लिए प्रसिद्ध हुआ, शिल्प उत्पादन के लिए हुआ। एक कई बार इस पर प्रश्न बन जाता है कि शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार होती थी, यानी कि हम ये कैसे अंदाजा लगा पाए कि इस क्षेत्र के अंदर आभूषणों की रचना करी जाती होगी। तो यहां पर एक सीधा सा अगर आप इसको समझ पाए तो एक सीधा सी एक बात होती है अवशेष। जब आप किसी क्षेत्र के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, जैसे कोई इंडस्ट्री वगैरह अगर कहीं डेवलप हो, तो उस इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस करा जाता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वहां पर उसके अवशेष आपको जरूर मिलेंगे। और ऐसा ही हुआ, जब इस सभ्यता का अवलोकन करा गया तो ये चीज देखी गई कि कुछ क्षेत्रों में, कुछ विशेष क्षेत्रों के अंदर, लोथल, चनहुदड़ो जैसे क्षेत्रों के अंदर क्या है, कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे आपके जो शंख होते हैं, जो सीपी होती हैं, उनके कटे फटे अवशेष, या जैसे कार्निलियन पत्थर होता है, जैस्पर एक पत्थर होता है, स्फटिक एक पत्थर होता है, उनमें उनके भी जो है यहां से अवशेष प्राप्त हुए। तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहां पर जो है एक तरीके से
आभूषणों का निर्माण करा जाता होगा, या ये हमारे शिल्प उत्पादन केंद्र जो है वो रहे होंगे। तो इनके आधार पर जो है वो हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए इतिहास, मैं कहूं कि शुरुआती जो हमारा इतिहास रहा है वो इसी प्रकार का रहा, क्योंकि इतिहास में कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से हम समझ नहीं पाते चीजों को कि भाई क्या जो है वो सटीक जानकारी रही होगी। जो हमें साक्ष्य मिलते हैं हम उसके आधार पर जो है वो जानकारी लगा लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं नाम ही इसका इतिहास, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। श्योरिटी तो यहां भी नहीं है। इतिहास का जो शाब्दिक अर्थ है वो ये खुद कहता है कि ऐसा हुआ होगा, यानी कि यहां भी कंडीशन रह जाती है कि भाई गारंटी तो यहां भी नहीं मिल पाती है हमें। तो चलो आगे टॉपिक पे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान आर्थिक जीवन और अगर मैं व्यापार की अगर बात करूं, देखिए हड़प्पा के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र थे, अगर एक किसी क्षेत्र विशेष की बात करी जाए तो वहां पर सारे जो रिसोर्सेज हैं वो सुविधाएं जो हैं वो वहां नहीं मिल सकती। इसीलिए इस सभ्यता के जो हैं वो और सभ्यताओं से संबंध भी दिखाए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मेसोपोटामिया सभ्यता के कुछ साक्ष्यों से हमें पता चलता है कि इस सभ्यता के लिए एक शब्द प्रयोग करा गया था, मेलुहा। ये कई बार छोटा सा प्रश्न आपका आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर एक शब्द प्रयोग करा गया था, मेलुहा, जिसका अर्थ क्या होता है? नाविकों का देश। यानी कि हड़प्पा को क्या माना गया? नाविकों का देश माना जाता था, क्योंकि ये क्या करते थे? व्यापार करते थे समुद्र के रास्ते से, या और स्थल मार्ग से भी इनके द्वारा व्यापार करा जाता था। तो मेसोपोटामिया में ऐसे अवशेष मिले हैं। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, हम हड़प्पा की लिपि को जो है, यानी कि जो यहाँ की स्क्रिप्ट थी, जो यहाँ की भाषा थी, हम उसका अध्ययन नहीं कर पाए। इसीलिए मेसोपोटामिया की जो आपकी स्क्रिप्ट रही है उसका अध्ययन हमने कर लिया था। यही कारण है कि हमें पता चला कि भाई इस सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर। तो ये जानकारी हमें वहां से प्राप्त हुई। दूसरी, व्यापार में अगर मैं बात करूं तो यहाँ ओमान और ईरान से जैसे चांदी का आयात करा जाता था। ठीक, आपके राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से, जैसे खेतड़ी राजस्थान के अंदर एक जगह है, वहां से जो है यहाँ पर क्या होता था? तांबे का आयात होता था। इसीलिए जो खेतड़ी क्षेत्र है इसको एक अलग ही संस्कृति का नाम दे दिया गया, क्योंकि इस सभ्यता के द्वारा सबसे ज्यादा तांबा प्रयोग करा गया। इसीलिए खेतड़ी क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुरा की संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता है हमारे लिए, हम फिर भी जानकारी के लिए आवश्यक हो जाता है। वहीं अगर मैं सोने की बात करूं तो दक्षिण भारत के अंदर एक मौर्यों के टाइम पे भी एक क्षेत्र प्रसिद्ध हुआ जिसको स्वर्णगिरी कहा जाता है। आप जानते हो ये कर्नाटक के लिए प्रयोग करा जाता था, क्योंकि वहां से सोने की आपूर्ति जो है इस सभ्यता के अंदर होती थी। तो यानी कि ये सभ्यता अपने एक तरीके से व्यापारिक संबंध भी जो है वो इसके काफी ज्यादा बेहतर रहे हैं अपने पड़ोसी देशों से, या जो इसके समय की जो सभ्यताएं रही हैं उनके हिसाब से। यहाँ की अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, जिसके ऊपर प्रश्न आया भी था, शायद 2020 के अंदर इसके ऊपर प्रश्न बना था कि यहाँ पर जो यहाँ के जो रिलीजियस बिलीफ है, यानी कि धार्मिक विश्वास, ये किस धर्म में अपनी आस्था रखते थे या किसकी पूजा करते थे, किस देव की यहाँ पर जो है यहाँ उल्लेख मिलता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण एक अगर मैं बात कहूं तो यहाँ एक वर्णन मिलता है, एक मोहर के ऊपर एक आद्य शिव की संरचना जो है वो बनी हुई थी। आद्य शिव, देखिए आद्य का अर्थ होता है प्राचीन, शिव यानी कि भगवान शिव की यहाँ बात होने लग रही है। और इनको देखिए मैं वही कहने लग रहा हूं, यहाँ सिर्फ ये भी अंदाजा ही लगाया गया किस आधार पर इन्हीं को कहा गया। इनका दूसरा नाम यहाँ बताया जाता है पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ जो शब्द है ये किस हिसाब से निर्धारित करा गया, क्योंकि जो ये मोहर थी आपकी, इसके चारों तरफ पशुओं का चित्रण मिलता है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक शेर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक भैंसे का जो है वो भी चित्रण करा गया है। तो यानी कि इनके माध्यम से ये देखा गया कि ऐसा कौन सा देवता है हमारी परंपराओं में जिसका पशुओं से संबंध रहा। तो कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ का यहाँ उल्लेख मिला। तो इस मोहर में यहाँ जो ये देवता थे इनको क्या किसकी संज्ञा दी गई? आद्य शिव की संज्ञा दी गई। तो ये कहा गया कि भाई इस हड़प्पा के दौर के जो लोग रहे होंगे या सिंधु घाटी सभ्यता के जो समय के जो लोग रहे उनकी आस्था आद्य शिव में रही होगी। साथ में जो है वो हमें एक और मूर्ति मिलती है जिसको मातृ देवी के नाम से जाना गया। और ये कई बार जो है वो आपके सीधे पेपर में देके और पूछा जाता है कि प्रस्तुत जो चित्र है वो किसका है, या जो भी है किसका चित्र जो है वो दिया गया है। तो ये मातृ देवी थी। मातृ देवी जो है यहाँ उल्लेख मिलता है कि ये यहाँ की स्थानीय देवी रही। स्थानीय देवी यानी कि जो स्थान विशेष की होती है। ठीक, जैसे अगर आप अगर दूसरे अध्यायों में जाते, जैसे अगर चैप्टर में 7 की बात करूं विजयनगर साम्राज्य की, तो जो विजयनगर एम्परर रहा उसके अंदर वहां की स्थानीय देवी कौन थी? आपकी पंपा देवी थी। तो ऐसा ही यहाँ पर मातृ देवी का वर्णन मिलता है। और इसके साथ में जो है
ये प्रकृति पूजा भी करते थे, यानी कि प्रकृति को भी ये पूजते थे। तो यानी कि यहाँ के धार्मिक विश्वासों से हम ये अंदाजा लगा पाए कि यहाँ 3 अलग अलग आस्थाएं एक रूप में देखी जाती हैं। एक तो जहां आद्य शिव का वर्णन मिलता है, साथ में मातृ देवी का, और तीसरा आपका किसका मिलता है, यहाँ पर प्रकृति का भी वर्णन मिलता है, यानी कि इनकी जो है ये लोग पूजा करते थे। अब अगर आगे देखें ये धार्मिक विश्वास है, देखिए महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक हम एक तरीके से आसानी से आप तक रख सकते हैं उनको हम यहाँ बताने लग रहे हैं, ताकि आप उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें और आप जो क्वेश्चन है उनको टैकल कर पाए। तो आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें, लिपि और बाट। यहाँ लिपि जो है, इन तीनों में अगर मैं कहूं, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ की लिपि। लिपि की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो यहाँ की लिपि थी वो कैसी लिपि थी, तो भावचित्रात्मक लिपि थी। भावचित्रात्मक क्या होती है, देखिए भावों को चित्र के रूप में एक तरीके से रखना, भावों को चित्र के रूप में, यानी कि जो हमारी इच्छाएं हैं हम उनको लिखने की बजाय, अब जैसे अगर मैं एक उदाहरण दूं, अगर मेरी इच्छा कर रही है कि भाई मुझे वर्तमान समय में एक सेब खाना है या मुझे आम खाना है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा कि भाई मुझे आम खाना है, इस तरीके से। लेकिन इनके पास स्क्रिप्ट जो है वो इस तरीके की नहीं थी, ये उसके लिए चित्र बनाते थे, भावों को चित्र के माध्यम से। यानी कि अगर इनको सेब खाना है तो ये उसकी जगह, उसको लिखने की वजह क्या कर देंगे, उसकी ड्राइंग बना देंगे कि भाई ये आपका सेब है तो ये भोजन योग्य। अब आप इसी आधार पर ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये तो भाई और भी चीज हो सकती थी, क्या पता कोई ये व्यक्ति सोच रहा हो कि मेरे सेब के बाग हैं, अर्थ तो यहां कई निकल सकते थे। यही कारण हुआ कि हड़प्पा की जो लिपि रही, ये जो भाव चित्रात्मक लिपि आपकी रही है, इसका आज तक वर्तमान समय में जो है वो अध्ययन नहीं करा जा सका है। और अध्ययन नहीं करा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक जो जानकारी का स्रोत था वो भी कम रहा। अगर और कुछ चीजों पर चलते हैं, देखिए इसके अंदर जो है जो चित्रों की संख्या मिली वो 375 से 400 के करीब जो है वो चित्र हमें मिलते हैं। इस सभ्यता से जो हमें सबसे बड़ा जो अभिलेख प्राप्त हुआ, उस अभिलेख के अंदर 26 अल्फाबेट जो है वो हमें मिले थे, यानी कि 26 चित्रों का प्रयोग उसके अंदर, अल्फाबेट की मैं यहाँ वो कर रहा हूं, यानी कि अक्षर एक तरीके से चित्रों का प्रयोग उसके अंदर करा गया था उस सबसे बड़े अभिलेख के अंदर। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ आपको समझनी है, जो इनका लिखने का तरीका होता था, जो जिस प्रकार से ये अपनी क्या कहते हैं लिपि को लिखते थे, उसका पैटर्न क्या था, ये अपने सीधे हाथ की ओर से लिखना शुरू करते थे। सीधे हाथ की अगर मैं बात करूं तो ये दाएं हाथ, मतलब ये जो लिपि को लिखा जाता था वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता था, जबकि हम जो लिखते हैं वो बाएं से दाएं लिखते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। ये राइट टू लेफ्ट चलते थे, यानी कि अगर ये कॉपी, अगर मान लीजिए आपकी ये कॉपी है और इसके अंदर अगर आप इस लिपि को लिखने लग रहे हो तो आप शुरुआत इस तरफ से करोगे, यहां से लिखना शुरू करोगे। और ये भी इसके अभिलेख देखकर ही हम समझ पाए। जैसे आप जानते हो जो उर्दू लिखी जाती है उसका यही क्रम रहता है, तो ऐसा इसका क्रम रहा। हालांकि ये आगे जाकर इस प्रकार से चलकर और फिर ऐसे आती है, यानी कि सर्प के आकार में चलती थी ये इनकी जो लिपि होती थी। तो ये इनकी लिपि की विशेषता रही। अगर मैं बाटों की बात करूं तो यहाँ के बाट जो सबसे महत्वपूर्ण आपको एक विशेषता याद रखनी है, जो यहाँ की बाट प्रणाली की याद रखनी है, वो क्या है, यहाँ की बाट प्रणाली जो है वो द्विआधारी होती थी। द्विआधारी, द्विआधारी का मतलब देखो, द्वि का मतलब होता है दो, जो पावर में चलते हो, ऐसी संख्या जो पावर में चलती हो। जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं आपको यहाँ की बाट प्रणाली का, जैसे 1 की पावर 2, ये तो 1 हो गया, 2 की पावर 2 4, फिर 4 की पावर 2 यानी कि 16, 16 की पावर 2 यानी कि ऐसे, मतलब एक जो क्रमवार जो इसकी आपकी चलती थी वो यहाँ की जो है वो आपके बाट की प्रणाली जो है वो हुआ करती थी। तो यहाँ तक की जो चीजें हैं वो मैं अनुमान लगा रहा हूं कि आपको यहाँ तक की बातें जो है वो समझ आ गई होंगी। अब देखिए हम बात करते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। देखिए बिंदु तो इसके अंदर और भी हैं, जैसे इनका एक तरीके से जो जीवन निर्वाह के तरीके हैं हमने उनका भी इतना उल्लेख नहीं करा है, पर हम वही कह रहे हैं। देखिए समय का अभाव है, आपके एग्जाम जो है वो काफी ज्यादा नजदीक आने लग रहे हैं। हमने हमारे संस्थान के द्वारा जो है वो कक्षा 12 के लिए लगभग 10 से जो है सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो समय निर्धारित करा है, क्योंकि हमें एक तरीके से बहुत कम समय के अंदर एक बहुत बेहतर तैयारी जो है वो आपके सामने रखनी है। और अगर उस तैयारी का एक छोटा सा नमूना हम इन अपने सेशंस के माध्यम से आपके सामने रखते जा रहे हैं, तो लेकिन उन सारी चीजों को आप तक प्रोवाइड करवाना कहीं ना कहीं असंभव नहीं हो पाएगा। तो जितना हमारा संस्थान कर पा रहा है उतनी चीजें आप तक जरूर पहुंचाई जाएंगी। तो लास्ट हम टॉपिक जो है वो एक बार देखते हैं कि द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। अगर मैं एक सीधी सी बात करूं, यहां ये भी पूरी तरीके से क्या लगाया गया, अंदाजा लगाया गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है वो किस प्रकार से हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। कुछ ने कहा कि भाई ऐसा संभव है
कि यहाँ पर बाढ़ आ गई होगी क्योंकि नदियों के क्षेत्र से जो है नदियों के क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ हो। तो क्या पता बाढ़ आने के कारण आप जैसे एक मूवी बनी थी इसके ऊपर मोहनजोदारो, उस मूवी के अंदर यही दिखाया गया कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जो ऋतिक रोशन की मूवी थी, आप सभी ने देखी होगी। तो उसके अंदर ये वर्णन है कि भाई वहां पर बाढ़ आई थी, पर ये एक कारण है। इसके अलावा कुछ कारण बताए जाते हैं कि हो सकता है यहाँ महामारी जो है वो फैल गई हो। जैसे आप वर्तमान समय में, जैसे आप अभी जूझे हैं हम कि भाई कोविड जैसी महामारी भी आई थी, तो क्या पता उस समय ऐसी कोई महामारी आई हो। इसके अलावा क्या पता विदेशी आक्रमण हो गया हो कि भाई किसी दूसरे देश के द्वारा यहाँ आक्रमण कर दिया गया हो, है ना। इसके जैसे और एक और उल्लेख मिलता है कि भाई आर्यों ने आक्रमण कर दिया हो, मध्य एशिया से आर्यों का उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से स्वीकार्य नहीं है तथ्य कि भाई आर्य जो है वो वहां से आए थे और उन्होंने फिर इस सभ्यता का अंत कर दिया। आर्य का यहाँ पर अर्थ है हम और तुम, यानी कि हमारी बातें होने लग रही हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं इस तथ्य को जो है वो नहीं माना जाता है। तो ये कुछ जो है एक तरीके से मैं कहूं ये अंदाजे ही लगाए गए कि भाई इस सभ्यता का अंत जो है वो किस प्रकार से हुआ होगा। हालांकि कुछ और चीजें भी हैं, जैसे यहाँ के शासक वर्ग की अगर मैं बारे में बात करूं तो पर वो इतना महत्व नहीं रखती है, और चीजें तो बहुत सारी बसती हैं। बस शासक वर्ग की भी अगर मैं छोटी सी यहाँ अगर उल्लेख करूं तो यहाँ पर इस सभ्यता के अंदर ये वर्णन नहीं मिला कि भाई इस सभ्यता के अंदर कोई शासक वगैरह रहा होगा या नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर राजप्रसाद जैसी जो है वो कोई स्थान आपके हमें मिले नहीं है, यानी कि कोई महल जैसी जो एक संरचनाएं होती हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हमें प्राप्त नहीं हुए। लेकिन यहाँ एक मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसको आप जानते हो, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन करी हुई है, और उसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी। पुरोहित राजा का मतलब देखो यहाँ पर दो एक तरीके से शब्द प्रयोग करे गए हैं, एक तो पुरोहित कहा गया उसको, और दूसरा क्या कहा गया, राजा कहा गया। उसके बारे में वर्णन भी मिलता है। और आप ये ध्यान रखें कि एक अंदाजा लगाया गया उसकी मूर्ति को देखकर कि एक तो वो 3 पत्तिया शॉल ओढ़े हुए है, यानी कि उसने एक शॉल डाल रखा है जिस पर 3 पत्ते का डिजाइन है, इसलिए उसको 3 पत्तिया शॉल कहा गया। और ये अंदाजा लगाया कि भाई जिस तरीके से उसने वो शॉल पहन रखा है, ये अंदाजा लगाया गया कि ये जरूर एक पुरोहित रहा होगा, जो एक तरीके से ब्राह्मण वर्ग से मैं अगर संबंध इनका जोड़ूं तो। और राजा उसको क्यों कहा गया, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, अपने माथे में एक मणि धारण कर रखी है। तो ये भी यहां से अंदाजा लगाया गया कि भाई हो सकता है ये उस समय का शासक रहा हो, यानी कि यहां ऐसे शासक वहां होते हों, लेकिन यहां कोई भी इससे ज्यादा कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हम अभी भी श्योरिटी नहीं ले सकते कि वहां कभी कोई शासक रहा होगा या नहीं रहा होगा, या किसी एक ग्रुप के द्वारा उनको चलाया जाता था या 2 ग्रुप के द्वारा मतलब एक बड़ा ग्रुप होता था जो शासन करता था। तो ये अभी हमें साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा कई छोटे छोटे और वैसे इसके अंदर मुद्दे हो जाते हैं, जैसे दुर्ग और निचला शहर की विशेषताओं के ऊपर कई बार हमें देखने को मिल जाता है, पर उन चीजों को हम जो है वो बाद में जो आपके ऑफलाइन सेशन होते हैं हम उनके अंदर उनको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए धन्यवाद।